अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने दावा किया है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात में मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को सख्त टफ टाइम दिया जाएगा और अपोजिशन कम अज कम 50% नशिस्तें हासिल करेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह दावा भी किया कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान उनकी जमात से सख्त नाला हैं और कई लोग पसे पर्दा अपोजिशन से राबते में भी हैं। अपोजिशन लीडर ने इस तासुर को सख्ती से मुस्तरद किया कि अपोजिशन की जानिब से किसी किस्म का लेन देन या खुफिया मुआहदा किया जा रहा है। आज ही खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके तहत 3 जर्नल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन की मखसूस नशस्त पर उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नंबर गेम मुकम्मल कर ली गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला किया कि 3 जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया जाएगा। JUI की कामयाबी के इम्कानात को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन ने वोटों की तकसीम का फॉर्मूला भी तय कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन की इस हिकमत अमली का मकसद PTI की मुमकिना अददी बरतरी को चैलेंज करना और सेनेट में अपनी मौजूदगी को मौसर बनाना है। पीपल्स पार्टी ने तलहा महमूद और रुबीना खालिद को सेनेट इलेक्शन का टिकट जारी कर दिया है। तलहा महमूद और रुबीना खालिद को 1 साल कबल ही सेनेट टिकट जारी कर दिए गए थे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला भी सियासी दर्जे हरारत को बढ़ा रहा है। PTI की आला क़यादत के दरमियान मुशावरत जारी है और अगले 2 रोज़ में असम्बली इजलास बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सूबाई हुकूमत का असम्बली इजलास तलब करने का फैसला ज़ेर गौर है ताकि हल्फ बर्दारी की कार्रवाई मुकम्मल की जा सके, जो पार्टी की अददी बरतरी बरकरार रखने के लिए अहम समझी जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग को इजाफी नशिस्त मिल गई है। KP असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिल गई है। फैसले में मजीद ये भी बताया गया कि नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त भी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी फ़ज़ा में बढ़ती सरगर्मियाँ ये जाहिर कर रही हैं कि सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी महाज पर कई गैर मुतवक्के पेशरफ्त सामने आ सकती है। एक जानिब अपोजिशन सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक बुलंदोबांग दावे कर रही है और दूसरी ही जानिब तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफ और कशमकश मुसलसल जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत को 90 रोज़ का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मुल्क गिर तहरीक का बड़ा ऐलान कर चुके हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक का ऐलान पार्टी का बाज़ाब्ता फैसला नहीं बल्कि उनकी ज़ाती राय है। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। उसके बाद हम नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पोलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। 90 दिन की बात अली अमीन साहब ने की, ये उनकी अपनी राय है। इस हवाले से पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई, ये पार्टी का फैसला नहीं है। बहुत छोटे लोग हैं ना, हम आपस में लड़ते हैं। KPK के MN MPs कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उनसे पूछे, मेरा इस प्लान से कोई ताल्लुक नहीं था। ये अली अमीन साहब ने प्लान बनाया और जान के उसको कुछ अरसे के लिए खुफिया रखा ताकि और इदारे जो है हरकत में ना आए। तो आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। सर, आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर, इससे तो लगता है अली हमजा माफी मांगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है ये। सर, इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। अगर दूसरी तरफ से इस तरह जवाब देता है तो फिर देखेंगे। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। नाराजगी में उन्होंने कहा
कि आप अपने ज़ाती इख्तलाफात में पड़े हुए, आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि हम कितनी सख्त जेलें काट रहे हैं। सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी और बाकी जो कैदी हैं ज़ईफ़ लोग हैं, जेलें काट रहे हैं, और आपको इस वक्त अपने ज़ाती इख्तलाफात की पड़ी हुई है, और आपको हमारा ख्याल नहीं है कि हम जेलों में बैठे हैं। और आप लोग कोशिश दिखाएं हमें करके, सारी पार्टी निकलेगी, तहरीक के अंदर हिस्सा लेगी, और अगर नहीं लेगी, उन्होंने कहा मैं जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी के अंदर भी सवालात उठने लगे हैं। इससे कबल पीटीआई पंजाब की सदर आलिया हमजा का रद्द अमल देते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर तहरीक कैसे चलेगी। 5 अगस्त के उरूज के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया। गोया पीटीआई की मरकजी और पंजाब की क़यादत अपने अपने मौक़िफ़ के साथ आमने सामने आ गई। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का कहना है कि पार्टी को 5 अगस्त के एहतजाज पर कायम रहना चाहिए। पंजाब में हम 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। आलिया हमजा ने पंजाब की तंजीम और ओहदेदारों को 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियों की हिदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत तमाम रहनुमा 90 दिन में फाइनल कॉल का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। जब इस किस्म की बातें आ जाती है तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग मौलाना फजलुर रहमान ने है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है एज ऑफ नाउ, और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हाँ, बाज़ लोगों को वो टॉलरेट कर रहे हैं, बाज़ लोगों को लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों की लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। हम दूसरे पार्टी को डिक्टेट नहीं करते। मुझे लगता है कि जुनैद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं, और शायद जो जिम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है, इस मुश्किल वक्त में अगर वो ये समझते हैं कि वो पार्टी की क़यादत के अहल नहीं है और उनको सिर्फ रोना धोना ही है, और फिर बाद में जाके टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाने, तो इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाएं और किसी अहल शख्स को मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दिला सके। सीख आए, उसको कुछ बोलना कुछ चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारा, वो तो किसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकता, तो अच्छी है। मैं उसकी राय का भी एहतराम करता हूँ, उसकी बात के साथ खड़ा हूँ, और मैं तो समझ रहा हूँ को बैरिस्टर साहब को मेरी जगह सूबाई सदर बनाया जाए, ताकि एक ही जो है इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले। जिस तरह हुकूमत चला रही है तो पार्टी भी संभाले। लेकिन पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर ने एहतजाज न करने पर ओहदा छोड़ने की धमकी भी दी है। इन बयानात ने एक बार फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय को नुमाया कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ इन तमाम तर इख्तलाफात की मौजूदगी में सेनेट इलेक्शन और मुल्क गिर तहरीक चला पाएगी या नहीं? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 5 अगस्त की कॉल एक तरफ, उससे पहले 21 जुलाई का मार्का है सेनेट इलेक्शन का। पार्टी में इतने इख्तलाफात के साथ आप लोग कैसे फेस कर सकेंगे इन चैलेंजेस को? बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्टियों के अंदर इख्तलाफात कोई नई बात नहीं होती है। जो भी सियासी पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं, उनमें इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कहीं और वोट दे सकते हैं। और फिर ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, ये टाइम टेस्टेड लोग हैं। जब नॉमिनेशन पेपर हमारे जमा हो रहे थे, हमें पता है कितना प्रेशर था हमारे ऊपर और कितने प्रेशर से गुजर कर हम इलेक्शन लड़े, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को जो लोग जीते हैं, तो वो उन पे कितना प्रेशर था। अब वो प्रेशर लेकर आए हैं। और तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब जिस तरह अपोजिशन के दावे हो रहे हैं कि जी इनके अंदर रेफ्ट है, तो रेफ्ट का फ़ायदा इनको हमें पहुंच जाएगा, ये गलतफहमी में ना रहे। कोई भी तहरीक इंसाफ का वर्कर या जो मेंबर्स हैं, वो किसी सूरत में इमरान खान की पार्टी के अलावा किसी और को वोट दे सकते हैं। इस वक्त जितने लोग नामजद किए गए हैं जो सेनेट के हवाले से, वो इमरान खान ने फाइनल किए नाम। तो जो नाम इमरान खान ने फाइनल किए हैं, उसके हवाले से कोई शक शुबात नहीं होने चाहिए। जितने भी हमारे पार्टी मेंबरान हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अपने ही उम्मीदवारों को वोट करेंगे।
और ये जो इन्होंने दावा सर, किया आप है, लोग तो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी बहुत पुरुमीद थे कि हमारा कोई जो अरकान असम्बली है वो वोट नहीं देगा उसके हक में, लेकिन अभी आप लोगों ने 5 अरकान कौमी असम्बली को निकाला है इस बात पर कि उन्होंने वोट दूसरी तरफ दे दिया था। तो अब आप कैसे कह सकते हैं जब इतने इख्तलाफात हैं पार्टी में और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को लेकर? देखिए हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हर उसका हो सकता है, लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि आप अपना वोट उठा के किसी और को दे दें। ये तहफ़्फ़ुज़ात कोई आज की बात नहीं है। हर मेंबर के अपना हलका होता है, आपको पता है कि उस हलके के लोगों के डिमांड्स होते हैं। वो डिमांड जो है वो कभी-कभी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है ना, क्योंकि जिसने फ्यूचर की सियासत करनी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं देख सकता। इसलिए कि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। दूसरी पार्टी में क्या ऑप्शन है जो 1-1 सीट जीत कर आई है, 2-2 सीट जीत कर आई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग वोट तहरीक इंसाफ को करते हैं। तो कोई भी मुझे नहीं लगता है कि जो ये दावे कर रहे हैं कि जी 30 बंदे राब्ते में, 35 बंदे राब्ते में, ये क्या आप सियासत खत्म पुरुमीद हैं करना कि सेनेट इंतखाबात में आप लोगों को बरतरी हासिल होगी बजाय इसके कि मखसूस नशिस्तों के बाद नंबर गेम अब बदल चुकी है? मुझे इस हवाले से कोई फ़िक्र ही नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है ना, मैं खुद 9 साल पार्लियामानी सियासत में रहा, मिनिस्टर रहा। हमें पता है कि लोग नाराज़ होते थे और उस नाराज़गी का इज़हार भी करते थे, लेकिन वोट जो है वो किसी सूरत इधर-उधर नहीं देते। हाँ, जो लोग जाएँगे वो अपनी वो फैसला कर चुके होंगे कि हमने और सियासत नहीं करनी है। जिस तरह हमें छोड़ के 9 मई के बाद को काफ़ी लोग चले गए ना, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। उनको पता है कि उनकी सियासी अच्छा। दुकान नहीं चलने वाली। बहुत सारे लोगों के राब्ते हो रहे हैं कि जब हम वापस आना चाहते हैं, हमारे रास्ता फ़राहम करें, हम प्रेशर में आए थे, ये हुआ, वो हुआ। कौन-कौन शामिल है उसमें जो देखिए, आप लोगों से राब्ता कर रहा है वापस आने के लिए? आपको भी पता है मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा दिल, मैं तो कहता हूँ कि जितने हमारे वो लोग जो छोड़कर गए हैं, ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी एक वर्थ होती है, कोई सख्ती बर्दाश्त कर सकता है, हम तो बर्दाश्त करके आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो बेचारे खौफ की वजह से, डर की वजह से अगर चले भी गए थे, तो अच्छे वर्कर्स हैं, वो आना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई करप्शन नहीं की है, कोई इमरान खान के खिलाफ ज़्यादा कैंपेन नहीं चलाई है, वो अगर आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब भी वापस आना चाहते थे लेकिन उस पर पार्टी में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात देखे गए, बहुत नाराज़ी शो की गई आपके पार्टी के सीनियर क़यादत ने। जी देखिए, सीनियर क़यादत का तो अपना एक मसला है ना। बिल्कुल उनकी बात भी सही है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को बड़ी अहमियत मिली थी पार्टी के अंदर। और मुझे आज भी याद है कि जब हमारी सूबाई असेंबली तोड़ी जा रही थी, तो मैं उठा उस वक़्त और खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि अपनी असेंबलियाँ तोड़नी भी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि असेंबलियाँ ना तोड़ें। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा था। वो एग्री भी हो रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब मेरी बात अगर सुन रहे हैं, तो उन्होंने कान में खान साहब से जब कुछ कहा, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, 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 फिर देर हो जाएगी। मैंने तो फैसला कर लिया है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपने कर लिया, लेकिन ये फैसला ठीक नहीं होगा। तो उस वक़्त फवाद चौधरी साहब बड़े सरगर्म थे सरिया तोड़ने के हवाले से। लेकिन फिर भी मैं देखिए एक अच्छे वर्कर हैं, अच्छा, और इस वक्त परवेज उनकी खटक साहब भी बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं केपी की सियासत में। मौलाना से भी उनकी मुलाकात हुई है, क्या वो उनकी वजह से कोई अपसेट हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि परवेज खटक साहब अभी मजीद कोई रोल अदा कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। हाँ, ये है कि उनकी सियासत में जो है वो जोड़-तोड़ के वो समझे जाते हैं, लेकिन क्या जोड़-तोड़ करेंगे? क्या ऑप्शन देंगे? लोग तो अब समझ गए हैं ना कि आप खुद खड़े हुए, आप खुद हार गए, अच्छा, तो अब हमें क्या का वो दे सकते हैं, ठीक है, तो फ़ायदा आप ये दे समझ रहे हैं सकते कि हैं आप। जोड़ तोड़ की सियासत अब खैबर पख्तूनख्वा के हद तक तो नहीं हो सकती। अच्छा सर, एक बात जिस पे बहुत से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो है 90 रोज़ का प्लान। सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये प्लान कहाँ से आया, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि बात तो 5 अगस्त की तहरीक की थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज खुद ये ऐलान कर दिया, ये उनकी अपनी राय हो सकती है। आलिया हमजा साहिबा भी इस बात पर नाराज़ हैं, तो आखिर ये प्लान आया कहाँ से और क्या आपके इल्म में था ये प्लान? नहीं देखिए, ये कोई प्लान नहीं है, ये उन्होंने अपनी दिल की बात कही है कि देखें, जब हम इससे पहले भी तहरीकें हम चला चुके हैं, 4 दिन 5 दिन के बाद वो तहरीक जो है ना, अगर हमें कोई मसला आ जाता या हम पे फायरिंग हो जाती या हम, तो वो तहरीक फिर ख़त्म करके वो लोग वापस घरों में चले जाते थे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 90 दिन तक ये तहरीक रहेगी और 90 दिन तक हम
मुसलसल जो है ना स्ट्रगल करेंगे। अगर 90 दिन में अपना मसला हल ना कर सके तो फिर हमें एक नया लाएअमल देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम साथ साथ छोड़ देंगे, नया आप जोर कर लाहे-अमल तो लेंगे। 5 अगस्त को देने का कहा गया है और हफ्ते के रोज से इस तहरीक का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तहरीक किस मरहले में है सब इससे लाइल्म है। तो काइंडली ये बता दीजिए, जो अली अमीन गंडापुर साहब के दिल की बात जो उन्होंने की है, इससे पहले पार्टी से उन्होंने अपने दिल की बात डिस्कस की थी? देखिए, ये तो मैं मुझे नहीं पता है कि उन्होंने डिस्कस की थी नहीं की थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपना एक प्लान दिया है। उसका जब वो उसको ओन कर रहे हैं कि उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 5 अगस्त की तहरीक को डाइवर्ट करना है। जो तहरीक है उसके लिए तो ऑलरेडी का शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें रैलियां शुरू हो गई हैं, 5 अगस्त तक पीक पर जाएंगी और इंशाल्लाह ताला जबरदस्त किस्म का एहतजाज होगा। अच्छा, एक पॉइंट जिस पर सबके इख्तलाफात मौजूद हैं कि 90 रोज़ का प्लान आखिर आया कहाँ से? सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ाती राय है। आलिया हमज़ा बहुत नाराज़ हुई ये कहने पर कि 5 अगस्त की तहरीक से पहले 90 रोज़ का प्लान कहाँ से आया? तो एग्जैक्टली ये प्लान आया कहाँ से सर, और क्या आपके इल्म में था ये? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं था, बल्कि किसी के इल्म में नहीं था। लेकिन इस प्लान का हरगिज मकसद ये नहीं है कि 5 अगस्त की तहरीक को डाइवर्ट किया जा रहा है। 5 अगस्त की तहरीक अपनी जगह पे मौजूद है। पहले तैयारियां भी हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रैलियां शुरू हो चुकी हैं। 5 अगस्त को इंशाल्लाह ये पीक पे जाएगा। 90 दिन का जो है ना, उसमें तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसकी वजाहत कर दी है कि उसका हरगिज ये मतलब नहीं है। वो उसका जो उनका अपना आइडिया दिया है उन्होंने कि 90 दिन तक हम स्ट्रगल करेंगे। पहले आप देखें ना, हमारी तारीखें जो है 4 दिन 5 दिन के बाद खत्म हो जाती थी, फिर उसके बाद लोग डिस्पर्स होकर घरों को चले जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि 90 दिन तक हम स्ट्रगल करेंगे और अगर हम कामयाब ना हो सके तो फिर यानी इसका मतलब ये समझा जाए कि 5 अगस्त को अगर आप लोग निकलते हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई हुकूमत करती है, तो उसके पर आप मुंतशिर होने के बजाय वहीं पर मौजूद रहेंगे, 90 दिन सड़कों पर रहने का इरादा है? देखिए, अब मैं तो इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन 90 डेज का मतलब ये है कि आप हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है कि सियासी पुरअमन जिस तरह लाहौर चले गए, पुरअमन होकर वापस आए, इसी तरह हम चाहते हैं कि हुकूमत हमारे रास्ते ना रोके और पुरअमन तरीके से हम जहाँ भी एहतजाज करना चाहें, जो हमारा हक है। हमने पहले भी किसी सरकारी बिल्डिंग को या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो हमें कहते हैं ये इंतशारी है, ये हमलावर होते हैं। तो हमने कहाँ हमला किया है, किस बिल्डिंग पे हमला किया है, किस बिल्डिंग पे कब्जा किया है? हम तो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, उसका हक हमें मिलना चाहिए जो कानून आइन देता है। और हमारी स्ट्रगल जो है मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए भी है, ह्यूमन राइट्स की बहाली के लिए भी है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के भी लिए, जो मैंडेट चुराया गया उसके लिए भी है, जो महंगाई है इस वक्त वो उसके खिलाफ भी है। तो ये इस दफा इंशाल्लाह पूरी कोशिश हो रही है कि आवाम निकले इस हुकूमत के खिलाफ जो इस वक्त ना महंगाई कर सर, सके ये ना मईशत। एहतजाज पहले होने वाले एहतजाजों से कितना मुख्तलिफ होगा, और क्या आप लोग अकेले आ रहे हैं या दीगर जमातों के साथ भी बात हो रही है ऑपोजिशन की? दीगर जमातों के साथ तो अब नहीं मुझे लगता, लेकिन मुख्तलिफ ये है कि इस दफा जो लीडरशिप है, मरकजी मैन लीडरशिप, वो आगे होगी और वर्कर जो है ना उनके साथ होंगे। पहले जो हमने चले हैं वो हमने ये देखा है कि लीडरशिप हमारी अक्सर मिसिंग रही है और उसकी वजह से मसाइल भी बढ़े हैं। तो आई थिंक इस दफा जितनी भी लीडरशिप है वो मौजूद रहेगी। यानी पार्टी के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी ये आगे मौजूद होंगे, और इस तहरीक को लीड कौन करेगा? देखिए, जाहिर है पार्टी की लीडरशिप ही करेगी ना। जो भी लीडरशिप है जिसको हवाले होगा, जो भी लीड करने का, जाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, वकास अकरम शेख हैं हमारे, और अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इनका बड़ा मेन रोल रहा है अली अमीन गंडापुर साहब का। लोग तनकीद तो करते हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उनकी वजह से लोगों के अंदर, वर्करों के अंदर एक जान पैदा होती है और हमेशा उन्होंने एक कामयाब शो किया है। केपी की हद तक हमें कामयाब शो दिखाई दिया, लेकिन पंजाब हमेशा खामोश दिखाई दिया है। क्या इस बार पंजाब से भी भरपूर नुमाइंदगी होगी? देखिए, ये जो लाहौर जाना था ना, इसका मेन मकसद ये था कि जो खौफ है जो है उसको ख़त्म किया जाए और लोगों के अंदर जो है ना एक जज्बा पैदा किया जाए, और वो हम देखा है इंशाल्लाह ताला। आप देख रहे हैं पंजाब का तो ये हाल है कि एक बेचारा बूढ़े आदमी ने कहीं कोई फूल की पत्तियां फेंक दी जुलूस के ऊपर, तो उसका क्या हशर किया गया। तो इस खौफ के अंदर भी अगर कोई लोग निकलते हैं तो ये बड़ी बात है। और क्योंकि मेन लीडरशिप तो पंजाब की सारी जेलों में है और जो जुल्म ज्यादती कर रही है गवर्नमेंट वो भी आपके सामने। बहरहाल
इंशाल्लाह इस दफा लेकिन जो आलिया हमजा पर एक जिम्मेदारी है, वो एक ओहदेदार हैं पंजाब की, उनको भी आप लोगों ने नाराज कर दिया है। इंशाल्लाह वो राजी हो जाएंगे। वो एक वर्कर है, स्ट्रांग वर्कर है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी उन्होंने तकलीफें झेली हैं, बहुत स्ट्रांग उसकी मालिका है। मैं तो ठीक है उनके गिला अपनी जगह, लेकिन इंशाल्लाह ताला इमरान खान की काल पे और भी इंशाल्लाह तगड़ी होके निकलेंगी। तो फिर 5 अगस्त का क्या मंजरनामा हम सोचें, क्या होने वाला है 5 अगस्त को? वो लायामल तो डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप देगी ना कि वो कब फैसला कर रही है कि अभी तो टाइम है ना, अभी तो सिर्फ मोबिलाइजेशन शुरू है कि 5 अगस्त का बाकायदा वो लायामल देंगे कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह इसको जाना है। एक तमली के तहत हो रहा है इस दफ़ा, वो नहीं है कि जी बस एक ऐलान हो गया। बाकायदा इस दफ़ा मुशावरत के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पूरे प्लान के साथ इस बार आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन सर उससे पहले एक मार्का है 21 जुलाई का सेनेट इंतखाबात का। सेनेट इंतखाबात तब तक नहीं हो सकते जब तक केपी असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए और वहाँ पर जो मुंतखब ये मखसूस नशिस्तों के जो अराकीन हैं उनका हल्फ ना उठाया जाए। तो वो इजलास अभी तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा? इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर एक ख़त लिखा है, क्या वजह है उसमें ताख़ीर की? देखिए अब ये तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो पेशावर हाई कोर्ट में चले गए थे मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो हमारी मुखालिफ जमात बनी है उनकी वजह से भी ताख़ीर थी। और अभी आई थिंक वज़ीर आला साहब की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है। और अब देखना ये कि जो अदालत का जो फैसला आया है या उस हवाले से अगर कोई रुकावट नहीं है तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। तो इजलास कब तक बुला लिया जाएगा? उस पर मुशावरत हो रही है, आज या कल डिसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे और पार्टी इख्तलाफात से मुतालिक उनका यही कहना था कि हमने इस कदर तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात के बावजूद 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा और इस सब के बावजूद हम 21 जुलाई को भी सेनेट इलेक्शन में भरपूर तरीके से बरतरी हासिल करेंगे और 5 अगस्त की जो कॉल दी गई है बानी पीटीआई की जानिब से उसका भी भरपूर तरीके से मुज़ाहरा करेंगे। प्रोग्राम में एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत की तरफ से दरामद की गई चीनी पर सब्सिडी देने के फैसले और फिर उस फैसले पर दी जाने वाली वजाहत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए IMF ने न सिर्फ वजाहत को मुस्तरद कर दिया बल्कि साथ ही ये भी कह दिया कि ये इकदाम $7 अरब के मालियाती प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी होगी। जराए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को वजाहत देते हुए कहा कि 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ करना फूड इमरजेंसी के तहत किया जा रहा है। IMF से वजारत खजाना और FBR ने भी कहा था कि तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ करना IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा और अगर ऐसा किया गया तो IMF प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। अब सूरत हाल ये है कि अभी चीनी दरामद नहीं की गई और फी किलो चीनी का रेट 200 रुपए फी किलो से तजावुज कर चुका है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 60 रुपए फी किलो तक बढ़ चुकी थी। IMF की तरफ से वजाहत मुस्तरद किए जाने के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का टेंडर वापस लेते हुए 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 22 जुलाई है। अगर 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद की भी जाती है तो यकीनन चीनी की कीमत 250 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएगी और अभी गन्ने का क्रशिंग सीजन भी शुरू होना है। यहाँ अहम बात यह है कि चीनी दरामद किए जाने और क्रशिंग शुरू होने से हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामलात तय पा गए हैं, जिसके बाद चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25 रुपए फी किलो ज्यादा है। साथ ही हुकूमत ने क्रशिंग सीजन से कबल चीनी की फी किलो कीमत 171 रुपए तक बढ़ाने का भी फैसला किया है और ये इजाफा 15 अक्टूबर तक 4 मरहलों में हर 15 रोज बाद 2 रुपए फी किलो के हिसाब से किया जाएगा। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रवां साल मार्च में हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि चीनी की कीमत में इस वक्त 27.5 रुपए फी किलो टैक्सेस शामिल हैं। अब एक तरफ चीनी की कीमत शुगर माफिया अज खुद बढ़ा रहा है तो दूसरी ही तरफ आज रात
हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 6.5 रुपए फी लीटर तक बड़ा इजाफा करने जा रही है। हालांकि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% तक कमी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 6.5 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 272 रुपए और डीजल 279 रुपए 48 पैसे हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा वैसे ही खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, किराए सब कुछ महंगा हो जाएगा, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी की जिंदगियों पर पड़ेगा। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 98 रुपए फी लीटर मजमूई लेवी वसूल करती है और शायद यही वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कुल दरामदात में भी कमी हो रही है। मई 2025 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पेट्रोलियम दरामदात 25% कम रहीं। गुज़िश्ता माली साल हुकूमत ने सिर्फ लेवी कीमत में 1 खरब 47 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम की जेब से निकाले। बज़ाहिर अवाम दोनों तरफ से मुसलसल पिस रहे हैं। शुगर माफिया हो या फिर अशिया खुरोनोश के बड़े बड़े कार्टल्स, हुकूमत अपनी रिट कायम करने में नाकाम नजर आ रही है और बड़े ताकतवर ग्रुप्स हुकूमत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने में कामयाब हो रहे हैं। आज वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ताजिर बरादरी से मुलाकात करूंगा ताकि वो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल वापस लें, क्योंकि एफबीआर को दिए जाने वाले इख्तियारात इनकम टैक्स के बजाय सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुताल्लिक हैं। मैंने रिक्वेस्ट की है यूसुफ हुसैन साहब को और अब्दुल अलीम साहब को कि ये तशरीफ लाएं इस्लामाबाद में, ये आए वहाँ और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन लें। जो इनके कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो भी ये तशरीफ लाएं और हम वहाँ पूरी टीम के साथ बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। बहुत एक बात चल रही है और सवाल चल रहा है कि एफबीआर को जो एडिशनल पावर्स दी गई है, तो पहली बात तो समझने की ये है कि इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है और उसमें पहले अथॉरिटी थी टू एन IRS ऑफिसर टू अरेस्ट। तो हमने ये कहा कि इसमें एडिशनल सेफगार्ड्स डेवलप होने चाहिए। अब इसमें जो सेफगार्ड्स डेवलप किए गए हैं, अगर इसकी टैक्स फ्रॉड की मालियत 5 करोड़ से ऊपर हो तो फिर ये पावर एक्सरसाइज हो सकेगी। मगर एफबीआर कवानीन के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का एक बयान में कहना है कि एफबीआर कवानीन के खिलाफ 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज होगा। जब तक सेल्स टैक्स 37 एक्ट की शिक 37 AA 21 B एस ट्रांजैक्शंस पर 20% टैक्स वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक कॉल वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वजीर खजाना पुरुमीद हैं कि ये मसला हल हो जाएगा। आज ही वजीर खजाना ने अपनी टीम के साथ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि महंगाई में नुमाया कमी, पॉलिसी रेट में कमी, करेंसी रेट का इस्तेहकाम, करंट अकाउंट सरप्लस, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा, तरसीलात ज़र में बेहतरी और बरामदात की कारकर्दगी में इजाफा पाकिस्तान की मुआशी और सरमायाकारों की एतमाद की वाज़े अलामात हैं। वज़ीर ख़जाना ने मूडीज़ नुमाइंदों को यह भी बताया कि अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात में भी हौसला अफजा पेशरफ्त हो रही है। हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर मौशियत खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये चीनी के मामले पर आखिर हुआ क्या है? क्या इससे पहले इल्म नहीं था इन्हें कि हमें IMF का इस तरह से सामना करना पड़ेगा? मरियम, ये जो चीनी का मामला है ये सिग्निफाई करता है कि पाकिस्तान में मैक्रो स्टेबिलिटी जो कि अथॉरिटीज़ कह रही हैं हासिल करना जब भी IMF की इंगेजमेंट होती है, और चूंकि ये 24वीं इंगेजमेंट है IMF के साथ, आसान होता है और आ जाता है। और दुनिया का डेटा रिसर्च भी यही कहती है। सो अथॉरिटीज़ यहाँ तक बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी जिसके जुज जो आपने अभी क्लिप सुनाया उसमें मौजूद हैं वो आ गई हैं। बट जब ये आ जाती है तो मुल्कों पे लाजिम है कि वो जाकर अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इश्यूज को मार्केट ड्रिवन फ्रेमवर्क से हल करें। मैं रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान ने अपने 78 साल में वी हैव फाउंड इट डिफिकल्ट कि जो मसला स्ट्रक्चरली हल होना हो उसको हम हमेशा फायर फाइटिंग मोड से, यानी कि चीनी के ज़िमन में कभी एक्सपोर्ट कर लेंगे, डेटा एनालिसिस उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी शॉर्टफॉल दिखाई देना शुरू हो जाएगी अब अक्टूबर नवंबर की, और फिर हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसको इंपोर्ट उस लेवल पर लाने के लिए
कि 200 से कीमत नीचे टूटे आपको 80 रुपए की टैक्सेशन उठाना पड़ेगी। ये है इस वक्त चीनी का मामला। अब देखिए इन द शॉर्ट टर्म तो ऑब्वियसली डेटा ड्रिवन अगर अप्रोच होती, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल सॉल्यूशंस जो सप्लाई को हमें बता दें क्या थी, अगर वो नहीं थे तो ऑब्वियसली यू हैड अ फॉल्ट इन द डेटा। दैट्स व्हाई अब अक्टूबर नवंबर सिंध में सीजन अक्टूबर अर्ली में शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां सुक्रोज कंटेंट जल्दी डेवलप हो जाता है गन्ने का। जो नवंबर है उसमें जाके पंजाब की मिल्स। सो शॉर्ट रन सोल्यूशन क्या है इसका? हियर्स द शॉर्ट रन सोल्यूशन एंड दैट इज कि आप मिल्स से सप्लाई इंश्योर करें और जो सिंध की मिलें हैं उनको अर्ली अक्टूबर में चला लें, ताकि ये शॉर्टफॉल जो है डोमेस्टिकली हैंडल की जा सके। लेकिन सर 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का नजरसानी टेंडर जो है वो भेजा गया है, इससे क्या कोई आपको लगता है बेहतरी आएगी और कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है इससे? इससे अगेन डिपेंड करता है, आपके दो कॉवेनेंट्स हैं आईएमएफ के साथ। पहला कॉवेनेंट ये कहता है कि आप डिस्टॉर्शंस नहीं करेंगे इन द टैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट एंड सेल्स टैक्स, क्योंकि हुकूमत ने इंपोर्ट टैक्सेस भी उठा दिए हैं और सेल्स टैक्स भी उठा दिया है। अब 0.25% एक टैक्स रह गया है, वो तो सिर्फ इसलिए है कि ताकि बताया जा सके कि कितनी चीनी आई है। 50,000 टन एक सिग्नलिंग जरूर करेगा, और चूंकि अब मिल्स कह रही हैं कि हम वाफिर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जो स्टॉक है इस वक्त, तो अगर अर्ली शुरू कर लेंगे तो ये हल हो जाएगा। बट ये अगेन दिस इज अगेन अ फायर फाइटिंग मोड ऑफ हैंडलिंग दिस ईयर आफ्टर ईयर। ये कोई पहली बार तो नहीं है मरियम कि हम ये गुफ्तगू कर रहे होंगे। 10 साल में मेरा ख्याल है 5 दफा ये गुफ्तगू हुई होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? और हर हुकूमत में हमें ऐसा इशू फेस करना पड़ता है। So if it's not relative to any particular government, then हम इसको conspiracy theory में नहीं ले जा सकते कि जी उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। So the theory is कि हम चूंकि जो इश्यूज हैं उनको, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक नहीं करते, तो ये इश्यूज बार बार खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए अगर आप पाकिस्तान में यील्ड्स नहीं बेहतर करेंगे ना अपनी क्रॉप्स की, तो कोई सूरत नहीं है ऐसी कि चीनी की कीमत में स्टेबिलिटी या वो वर्ल्ड कंपेटिटिव हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, अगर आप मिलों को ये नहीं कहेंगे कि वो डाइवर्सिफाई करें एथेनॉल में, बगास में, दूसरे एरियाज में, ताकि एक जिसे कहेंगे ना वो कंग्लोमरेट्स बन सकें, चीनी ज्यादा मिकदार में बनाएं, उनकी प्राइसिंग कम हो और वो एक्सपोर्ट करने के भी काबिल। नंबर 3, डीरेगुलेट करें मार्केट को। आप क्यों बार बार आज से 6 माह पहले यही कहा जा रहा था कि हमारे पास चीनी वफर तादाद में मौजूद है, वफर मिकदार में, इसलिए तो बरामद करने का फैसला किया गया। अब ऐसा क्या हो गया कि हमें दरामद करनी पड़ी है? 6 माह में ऐसा क्या हो गया? जो तीसरी बात, डीरेगुलेट करें मार्केट को, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में मत पड़े। लेट द प्राइवेट सेक्टर डिटरमिन दिस। बट चूंकि कीमत आपकी नीचे आ जाएगी बाय डूइंग द यील्ड्स, बाय इंप्रूविंग मिल्स ऑपरेशंस, तो आप दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे और इंपोर्ट भी कर रहे होंगे, और टैक्सेस की मद में आप कमी कर सकते हैं एज यू मूव फॉरवर्ड इन अ ब्लैंकेट मैनर, इन अ फेज्ड मैनर। और चौथी बात कि एक आप तो 6 माह पहले जो फैसला किया गया था काबीना की जानिब से चीनी बरामद करने का, क्या वो दुरुस्त था या नहीं? देखिए ना, वो तो इस तरह दुरुस्त नहीं साबित हुआ कि जो चीनी के स्टॉक टेकिंग है जो आपको पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन देती है, जिसपे बेस करके ये फैसला किया गया कि हमें शॉर्टफॉल अक्टूबर में नहीं होगा, पर अब ये लगता है कि इंपोर्ट करनी पड़ी है, तो ऑब्वियसली आदादो शुमार नहीं ठीक थे। सो ये चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तो आपको लगता है ये हकीकी बहरान है या आप इसको खुद साख्ता बहरान भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्टल्स एक्टिव हैं और जखीरा अंदोज एक्टिव हैं, और अपने मुनाफे के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बहरान को पैदा किया गया हो? तो मरियम, एंटी कार्टलाइजेशन लॉज, मैं बार बार चूंकि फंडामेंटल गुफ्तगू इसलिए आपसे करता जा रहा हूं कि आप सही लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, आप सही बात सामने रख रही हैं, तो आपके एंटी कार्टलाइजेशन लॉज कहाँ हैं? आप कैसे चीनी की कीमत का तयन कर सकते हैं जबकि एक मिल ज्यादा एफिशिएंट है, दूसरी मिल कम एफिशिएंट है, कहीं सुक्रोज कंटेंट शुगर केन में ज्यादा है। सो मिलों को जब एक्सपोर्ट की इजाजत मिलती है, वो क्यों मिलती है? कि जी मुल्क में ग्लट है, यानी कि मुल्क में सप्लाई साइड ज्यादा आ गई है, हमें इजाजत दें ताकि हम बाहर भेजें। क्यों बाहर भेजें मरियम? टू रेज द प्राइस ऑफ शुगर इन द कंट्री, और कोई बाहर भेजने की वजह नहीं होती। बिकॉज जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं आ रही होती, तो प्राइसेस टूट जाती हैं, चाहे वो 125-30 रुपए पे हो। ये सारा ठीक करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ मरियम,
टाइम और स्पेस जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को अगले 2 साल में यूटिलाइज करके, और शुगर सेक्टर की जो मसला खड़ा हुआ है, इसने हमें ये बता दिया है ना कि सेक्टोरली हमें हर सेक्टर की जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको ठीक करना है, मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क। अब आपने कहा कि सप्लाई कैसे पता चले कि ठीक है नहीं, इसका बड़ा आसान हल है। एवरी ये जो ई स्टैंप, जब मैं गवर्नमेंट में था तो हमने ये सिगरेट्स पे काम शुरू किया था। ई स्टैंपिंग करें हर चीज पे, आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकली ड्रिवन कितनी सप्लाई बनी है, और आप उस पे एक जिसे कहते हैं एक्सट्रैपोलेट। अलमिया यही है ना कि हमें हर हुकूमत में ये मसला फेस करना पड़ता है, पहले बरामद कर दी जाती है, फिर उतनी ही मिकदार या उससे ज़्यादा दरामद करनी पड़ती है, तो क्यों नहीं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उन पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन बहरान एक नहीं है खाकान नजीब साहब, मसला ये है कि एक तरफ तो चीनी का बहरान है, दूसरी तरफ दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन यहाँ हम इजाफा करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? So let me now try and explain the petroleum market. पेट्रोलियम मार्केट में भी मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हुकूमत हर 15 दिन बाद अनाउंस करती है कीमत, ये हुकूमत का काम ही नहीं है। हुकूमत को इस काम से निकल जाना चाहिए। अच्छा, मसला सिर्फ एक नहीं है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बहरान ख़त्म नहीं होता तो दूसरा सर उठा लेता है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम इजाफा करने जा रहे हैं एक ऐसे मौके पर जब दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में कमी है, ऐसा क्यों है? सो मरियम, अगेन, अगर तो हमने हुकूमत का ही ये काम रखना है, कोई भी हुकूमत हो, अथॉरिटीज़ का ये काम रखना है कि वो हर 15 दिन बाद आकर कीमत का तयन करें और अनाउंस करें, इस चक्कर से निकल जाएं। लेट द मार्केट इन अ डीरेगुलेटेड मैनर ऑपरेट। ओगरा जो भी कीमत का तयन करती है, वीकली करे, डेली करे, मंथली करे, वो करती रहे। हुकूमत इस अनाउंसमेंट से और इस वेरिएशन से निकल जाए, पहली तो ये बात है। और इस वक्त कीमत इसलिए बढ़ रही है कि आपने देखा होगा कि रुपी स्टेबल रहा है 279 पे पिछले 6-8 माह में। रुपी हैज मूव्ड अगेंस्ट द डॉलर टू अबाउट 286 ऑन द एवरेज इन द इंटरबैंक, और कुछ एलसीज जब खुलती होंगी तो वो 288 289 पे भी खुलती होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक खिंच आ रही होगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि आपने 75-78 रुपए कर दिया पीडीएल को, सो वो इंक्रीज हुई। 2.5 रुपए कार्बन लेवी लगी, और जो इंटरनेशनल मार्केट में एक आधी डॉलर कीमत कम भी हुई है, उसका इफेक्ट निगेट हो गया है फ्रॉम ऑल द थ्री जो मैंने आपके सामने रखी हैं। चौथी चीज एक होती है जिसको आईईएफएम मार्जिन, जी, डीलर्स मार्जिन। सो इन सब चीजों ने आपकी जो इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत है उसको बढ़ाते हुए रखा है। मैं एक वैसे आपको इसकी एक थ्योरेटिकल बात और बता दूं कि आईएमएफ डजंट वांट कि कीमतें पाकिस्तान में कम हो, और उसकी वजह यह है कि अगर कीमतें कम होती हैं, और जैसे आपने कहा कि इस वक्त यूजेज कम हुई है, अगर यूजेज एकदम बढ़ जाती है तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी खसारा है उस पर एक इम्पैक्ट आ जाता है। सो आई थिंक वो चाहते हैं कि कीमतें जो है एक सर्टन सतह पर रहें। और फिर आपको पता है ये सारी बात कि फॉसिल फ्यूल्स की कीमत ऊपर रखी जाए। ये 2.5 रुपए कार्बन लेवी क्यों लगी है मरियम? इसीलिए लगी है कि मरीज जो है वो खत्म कर दें फॉसिल फ्यूल की गाड़ी इस्तेमाल करना, और वो जाकर एक ईवी या हाइब्रिड की तरफ मूव कर जाएं। आप कम से कम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें, घर में इलेक्ट्रिक पे मूव कर जाएं। आई थिंक दैट्स द होल बॉल गेम। पर मैं हमेशा फंड को समझाता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, ये तासुर मिल रहा है कि मुस्तकबिल करीब में तो आवाम को कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात नहीं है इन कीमतों के हवाले से। जिस तरह आप प्राइसिंग के रिलीफ की गुफ्तगू कर रही हैं, अनटिल अनलेस के इंटरनेशनल कीमत फॉल कर ऐसा पेट्रोल प्राइसेस का नीचे आना जो है वो लाइकली नहीं है, क्योंकि ये जो 75-78 रुपए की पीडीएल भी है, इसको आपको पता है हुकूमत ने 100 रुपए तक की अप्रूवल ले ली हुई है कि अगर कहीं पे टैक्स शॉर्टफॉल्स होते हैं तो इसको अप्लाई करके उनको पूरा किया जा सकता है, एक बात। और रुपी जो है चूंकि बहुत अरसा 279 पे स्टेबल रहा है पिछले 12 माह के अरसे में ऑन दी एवरेज, तो रुपी की मूवमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है कंपेयर टू द यूएस, तो आपने उसको एडजस्ट करना है, मार्केट फोर्सेस ने एडजस्ट करना है। और थोड़ी सी जैसे मरियम इकोनॉमी अब थोड़ा सा मैक्रो स्टेबिलिटी के बाद सांस लेना शुरू कर रही है, थोड़ा सा अभी मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर देख रहा था, वो मंथ ऑन मंथ बेहतर आए हैं, तो थोड़ी सी आपकी सप्लाई साइड उतनी ही रहे और डिमांड की खिंच पड़े तो रुपी जो है थोड़ा सा मूव किया है। इन सब को देखते हुए लगता यूं ही है कि बहुत कोई डाउनवर्ड ट्रेंड तो नहीं होगा। होपफुली इंटरनेशनल मार्केट बहुत ऊपर ना गई तो फिर तो आप देख सकेंगे कि बहुत कीमत ना बढ़े, बट ऑन दी अपवर्ड साइड ही है ये इस वक्त का इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका ज़्यादातर इन्हिसार
आलमी मार्केट की कीमतों पर है, वहाँ से अगर कुछ कमी हुई तो फिर आवाम को रिलीफ मिलने के कुछ हद तक इम्कानात हैं। अच्छा सर, ताजरों के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है उन्होंने FBR के कवानीन के खिलाफ। क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है ताजरों को नाराज करना? So let me try and explain this also fundamentally. देखिए, बात इस वक्त यह है कि एक टैक्स गैप है। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स मुल्क में लगा हुआ है और जो टैक्स मुल्क में कलेक्ट होता है, मैं अभी नए टैक्सेस की या ब्रॉडनिंग की भी बात नहीं करता। अगर टैक्स गैप मुल्क में एग्जिस्ट करता है और आप उस एरिया में जाकर उतना सेल्स टैक्स जो कलेक्ट होना चाहिए मुल्क में नहीं कलेक्ट कर पाते और बार बार इसका फेलियर होता है, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसमें पावर्स दी गई हैं अरेस्ट की, ये सेल्स टैक्स के गैप को कम करने के लिए। इसका एक बहुत बड़ा एस्टिमेट है। पहले हमने शुरू किया आज से 3-4 साल पहले कि हम पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें लगाएंगे ताकि एकदम हम डेटा उठा सकें और FBR के पास वो डेटा आ सके। हम नहीं कामयाब हुए। टेक ड्रिवन और कोई जरिया नहीं है ये काम करने का। आई नो ये अरेस्ट की पावर्स जो है ये एक कोई अच्छा जरिया नहीं है करने का, पर ये एक डिटरेंस है टू क्रिएट एनफोर्समेंट। हुकूमत की सोच और फंड की सोच क्या है? देखिए, उन्होंने कहा है कि हम लेजिस्लेट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना, अरेस्ट के बजाय कोई आवाम को या ताजरों को अट्रैक्टिव पॉलिसी दे दी जाती, कोई इंसेंटिव दे दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर ना होता? देखिए, ये थोड़ा सा जो ताजरों का मामला है ना, जब भी ताजरों पर जो कि होलसेल और रिटेल मिलाकर एक बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी का, हम टैक्स का निफाज करने जाते हैं। अब ताजिर दोस्त स्कीम आपके मुताबिक एक इंसेंटिव था जो लास्ट ईयर दिया, उसमें कहा गया कि 50 बिलियन रुपीस की कलेक्शन होगी। मरियम, यू विल बी सरप्राइज्ड कि 35-40 लाख क्या इस तरह की कोई कलेक्शन हुई थी। सो दे हैव नॉट बीन playing ball also। और हुकूमत चूंकि टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस, में बार बार कहता हूं कि इनका हल सिर्फ जो है वो टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं, वरना ये एनफोर्समेंट की पावर्स, एक एनफोर्समेंट की वीकनेस है हुकूमत की, पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत की। पिछले 10 साल 15 साल में आप चले जाएं तो अथॉरिटीज ने, जब भी मैं टेबल पे था फाइनेंस में, हमने ताजरों पे टैक्स लगाया, स्ट्राइक हुई, वापस लेना पड़ा। फिर आपने रिसेंटली भी देखा जो भी लगता है उसको वापस लेना पड़ता है। अब ये एनफोर्समेंट का जो मेजर हुकूमत बेबस दिखाई देती है। ताजिर प्रोटेस्ट करेंगे, वो टैक्स वापस ले लिया जाएगा, लेकिन आम आदमी का क्या? जो तनख्वाहदार तबका है वो तो टैक्स बाकायदगी से दे रहा है। सवाल यही उठाया जाता है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है जो तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है? So I again say this that पाकिस्तान में इस वक्त अगर 38-40% के करीब हायर टैक्स ब्रैकेट में टैक्स दिया जा रहा है ऑन दी इनकम्स, आपकी इनकम पे, या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो कि 40% से ऊपर चला गया है, दिस इज नॉट राइट। बिकॉज इससे एक डिसइंसेंटिवाइज होता है कि मैं ज्यादा काम करूं, ज्यादा अर्निंग कमाऊं, तो लोग मिडल ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री जो है वो हर्ट होती है। ये बिल्कुल दो बातें ठीक हैं। पर तीसरी बात ये भी ठीक है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हम नहीं कमाना चाहते। ये भी बात ठीक है कि हम सेल्स टैक्स के गैप को पूरा नहीं करना चाहते। हम रिटेल और होलसेल पे इनकम टैक्स नहीं देना चाहते। और आखिर में जो प्रोविंसेस हैं वो प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर टैक्स है वो नहीं कलेक्ट करती। ये मैंने आपको इतने बड़े 4 एरियाज बताए हैं। जब तक आप इन एरियाज में जाएंगे नहीं, अपने टैक्स के निज़ाम को मसावी यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी, आप, मैं, मैन्युफैक्चरर, एग्री वाला, रिटेल वाला बराबर नहीं आएंगे, तो हम उन्हीं पे बोझ डालते चले जाएंगे जो टैक्स नेट में है। और आपको लगता है हुकूमत इन सेक्टर्स की तरफ जाने का सोच भी रही है जिनका आपने जिक्र किया? आई थिंक द IMF हैज नज्ड अस। मुझे कभी कभी दुख होता है व्हेन आई एक्सप्लेन दिस टू यू एंड से दिस कि 78 सालों में हमने खुद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन नहीं की, ये कह के ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो फंड के प्रोग्राम में जाकर फंड ने हमें चारों प्रोविंसेस में ये लेजिस्लेट कराया। व्हाई डू वी हैव टू हैव समवन कम फ्रॉम द आउटसाइड? व्हाई कांट वी डेवलप आवर ओन थिंकिंग, हैव आवर ओन डॉक्टर्स टेल दिस स्टोरी कि ये काम हमें खुद करना है, ये हमारे लिए है। एक बात मैं आखिर में जरूर कहना चाहता हूं, खुद करने का काम है। खाकान साहब, लास्टली बता दीजिए कि वजीर खजाना ने फरमाया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त होने जा रही है। अगर वहां से मस्बत जेस्चर आता है तो हमारी मईशत के लिए कितना बड़ा ये ब्रेक थ्रू हो सकता है? मैं 2 बातें आखिर में कहूँगा। एक तो यह कि हमारा एक स्ट्रेट सरप्लस है अमेरिका के साथ, यानी कि हम उनको ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं। उनसे जो मंगवाते हैं हम $5-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, 2-2.5 अरब मंगवाते हैं। ये ब्रेक थ्रू बिल्कुल ज़रूरी है सो दैट हम 5-7 अरब को भी बढ़ा सकें और उनसे अगर कॉटन चाहिए या सीड्स मंगवा सकें। आखिर में मैं एक बात सिर्फ मरियम कहूँगा, देखिए पाकिस्तान को जो कॉवेनेंट्स हैं फंड के साथ
ब्रेक नहीं करने चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान को निगोशिएट आउट कर लेना चाहिए था कि अगर शुगर की इंपोर्ट पे कुछ करना पड़े, जो मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में और जो फिजा है टू फंडामेंटल वर्क, ये इस चीज की अक्कासी है कि हम फंड के साथ इस वक्त उसी तरह चल रहे हैं। पाकिस्तान हैज टू स्टिक विद दैट और जो इन्वेस्टमेंट के मेजर्स हैं वो भी उनसे डिस्कस करके ही उन पे मूव करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए कड़ी शराइत आयद करते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात यूरेनियम अफजूदगी से मशरूत हुए तो बातचीत नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के मुशीर अली अकबर विलायती ने सरकारी खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात की शर्त अफजूदगी का खात्मा है तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अली अकबर विलायती के इस बयान से पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने दावा किया था कि अमेरिका के साथ किसी भी मुलाकात की कोई तारीख तय नहीं हुई और न ही इस मामले पर किसी मखसूस तारीख, वक्त या मकाम का तयन किया गया। बकाई ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से पहले संजीदगी को शर्त करार देता है। ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर होने वाले मुज़ाकरात का 5वां दौर ताहाल तातुल का शिकार है। एक फ्रांसीसी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के हवाले से रियासती पॉलिसी देते हुए कहा कि अमेरिका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। ईरान को अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को जो नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा तलब करने का पूरा हक हासिल है और अमरीका के साथ मुज़ाकरात या ताल्लुकात की दोबारा बहाली बावक़ार और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होगी और इसके लिए अमरीका को अपना रवैया बदलना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से ये शर्त भी आयद की कि अमरीका को ईरान पर मज़ीद हमले न करने की ज़मानत भी देना होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए दोस्त ममालिक के जरिए एक सिफारती हॉटलाइन कायम की जा रही है। ताहम इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी एलची के दरमियान अप्रैल से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, जो इसराइली हमलों के बाद ख़त्म हो गया था। मगर इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद मुज़ाकराती दौर दोबारा शुरू न हो सका। अमेरिका ने भी जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात की तरफ वापसी के लिए आमादगी जाहिर की थी, लेकिन तब भी ईरान ने अमेरिका पर वाज़े किया था कि वो जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। गुज़िश्ता हफ्ते ही ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ऐलान किया था कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है और दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने में ईरान को कोई मसला नहीं। हम अब भी समझते हैं कि सिफारतकारी की खिड़की खुली है और हम इस पुरअमन रास्ते को संजीदगी से आगे बढ़ाएंगे। ईरान को एक तरफ अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात की बहाली का चैलेंज दरपेश है तो दूसरी ही तरफ ईरान के कतर में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने के बाद खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में पड़ने वाले बदएतमादी के शिगाफ को भी ख़त्म करना है। सऊदी अरब, ओमान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इनका एतमाद बहाल करना ईरान के लिए दूसरा संगीन चैलेंज है। ईरान अब भी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुसलसल राबते में है, मगर अमेरिका की तरफ से ईरान से मुज़ाकरात की बहाली के लिए फ़िलहाल कोई संजीदा इशारा नहीं मिल रहा और ईरान किसी भी सूरत अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।